तिवारी जी को भी प्रणाम और सारे जो श्रेष्ठ जन जुड़े हैं सभी को सादर प्रणाम। और मैं बात को पिछले जो लेक्चर हुआ था, 1 हफ्ता गैप हो गया था, वहाँ से शुरू करना चाहूँगा मैं। हमारी यात्रा जो प्रारंभ हुई थी, वह हुई थी सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट फर्स्ट स्टेप के बारे में हमने चर्चा किया था। उसी में यात्रा के क्रम को बढ़ाते हुए आज दूसरा सोपान है और दूसरे सोपान के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण की क्या तकनीकी होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और हम सभी से साधारण अनुरोध है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है, जैसे तिवारी जी ने लास्ट टाइम में दिखाया था, आप नोट करते चलें और उसके बाद से हालाँकि यूट्यूब में मिल जाएगा बाद में प्रेजेंटेशन, फिर भी आप नोट करते चलें। आपके मन में जो भी जिज्ञासा आएगी, उसको हम जिज्ञासा के सत्र में जो 10 से 15 मिनट समय रहेगा, उसमें आप ज़रूर मुझसे प्रश्न पूछिए। तो यदि आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, अपनी जिज्ञासा पूछेंगे, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित और सौभाग्यशाली समझूँगा मैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूँ मैं। अब आत्मनियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आत्मनियंत्रण क्या रहता है, इसके बारे में जानेंगे और हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस लाता है, इसकी बात करेंगे। जहाँ तक कंट्रोल शब्द की बात है, मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं। अब देखिए इस पिक्चर में दिखा रहा है आपको सेल्फ कंट्रोल इज सेंट्रल टू डेवलपमेंट। मनुष्य के आत्मिक विकास का जो सबसे बड़ा आधार है, वो आत्मनियंत्रण ही है। यदि आदमी के पास आत्मनियंत्रण नहीं है, तो वह न तो आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, न तो सांसारिक प्रगति कर सकता है। निश्चित रूप से बात है। अब यहाँ पिक्चर में देखिए, ये कुत्ते हैं। कुत्तों को इतना ट्रेनिंग पुलिस डिपार्टमेंट दिया है कि कुत्ता बिल्ली को देखकर झपट पड़ता है। लेकिन इसके ध्यान से देखिए, इन कुत्तों के सामने से बिल्ली गुजर रही है, लेकिन इनका अपने ऊपर इतना नियंत्रण है कि वो बिल्ली की तरफ अटैक नहीं कर रहे हैं। तो एक ट्रेनिंग के माध्यम से जब एक कुत्ते इतना ट्रेंड हो सकते हैं कि सामने आए हुए बिल्ली के ऊपर भी अपने को नियंत्रण कर रहे हैं, उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, तो हम तो मानव जाति के हैं। यदि हम चाहें तो अपने को प्रशिक्षित करके इनसे भी आगे बढ़ करके और अपने को आत्मनियंत्रित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारा जो लेक्चर का जो टॉप का जो फ्लो होगा, वह इन प्रक्रियाओं से गुजरेगा। पहले हम परिभाषित करेंगे कि आत्मनियंत्रण से हमारा तात्पर्य क्या है। दूसरा है कि सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता क्यों है, इससे क्या लाभ होता है, क्या हानियां होती हैं, और यदि हम सेल्फ कंट्रोल को इनहेंस करना चाहें, सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाना चाहें, जो यदि तो उसके लिए क्या तकनीकी हमारे पास अवेलेबल है, जो की चर्चा का जो मुख्य बिंदु होगा। और लास्ट में हम अपनी जो डिस्कशन होगा उसका समरी, सारांश और निष्कर्ष की चर्चा करेंगे। और अंत में 10 से 15 मिनट जो समय बचेगा, उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिव्यू करने के लिए आमंत्रित करूंगा मैं, और जो आपके प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को उत्तर देने की भी कोशिश करूंगा मैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आत्मनियंत्रण से हमारा क्या तात्पर्य है। मैं पीपीटी आपके सामने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इंग्लिश में है, और चूंकि ऑडियंस मोस्टली हिंदी भाषी है, इसलिए मैं हिंदी में बातें कर रहा हूं मैं। और जो पीपीटी उन लोगों के लिए जो कि हिंदी थोड़ा कम समझते होंगे, अंग्रेजी समझ सकते हैं, उनके लिए पीपीटी है। तो आत्मनियंत्रण क्या है। आत्मनियंत्रण से हमारा तात्पर्य हमारी उस सामर्थ्य की बात है, उस कैपेबिलिटी की बात होती है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रण कर सकते हैं। मतलब मनुष्य के अंतर्गत जो हमारी सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य के बलबूते हम अपने भावनाओं को, अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं। उसी के नाम हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, आत्मनियंत्रण कहते हैं। अब इसके आगे देखिएगा कि भावनाएं, फीलिंग कैसे आती है। कोई भी चीज पहले थॉट, विचार होता था, मन में आता है, विचारों से भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और जब विचार और भावनाएं मिलती हैं तो उसका से आदमी कार्य करता है, और उस कार्य का हमें परिणाम मिलता है। कर्म का, जैसे कहते हैं ना कि जैसे आपने जो कर्म किया उसके फल से आप बन जाते हैं। तो इसका रूट कॉज क्या है, थॉट। थॉट, विचारों से भावनाओं का उत्पत्ति होना, और भावनाओं और विचारों से मिलकर के हमें एक्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और वो बाद में रिजल्ट हमें देता है। तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट प्रेजेंटेशन में जो मैंने कहा था कि सेल्फ कंट्रोल का मुख्य आशय जो है, यदि मैं इसको टेक्निकल वर्ड में कहूँ तो ये कि ऐसी यात्रा है जो कंपल्सिव टू कॉन्शियस एक्शन की तरफ जाती है। आपको लोगों को याद होगा, मैं पुनः याद करा दूं कि लास्ट प्रेजेंटेशन में मैंने एक पीपीटी के माध्यम से समझाया था कि कंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है और कॉन्शियस बिहेवियर क्या होता है। फिर भी रिकॉल करने के लिए मैं इसको संक्षिप्त में दोहराना चाहूंगा मैं। कंपल्सिव बिहेवियर ये होता है जो हम किसी के दबाव में आकर करते हैं, बाह्य कारकों के नाते से, जैसे किसी समाज के दबाव के नाते काम करते हैं, या किसी अपने बड़े अफसर के दबाव के नाते काम करते हैं, या अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, गुस्से का दबाव है,
भावनाओं का जो दबाव है, उससे जो भी कार्यप्रणाली होती है, वो कंपल्सिव एक्शन कहलाता है। लेकिन जब हम जब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम चेतन होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, तो उस एक्शन को हम चेतना में जब लाकर करते हैं, उसको हम कॉन्शियस एक्शन करते हैं। और एक आदमी की बुद्धिमानी की पहचान इसी बात की होती है कि वो कितना कॉन्शियस एक्शन करता है। उसके किए हुए कार्यकलाप, उसके किए हुए, उसके द्वारा अपनाए हुए व्यवहार कितने उसकी तरह कॉन्शियस है, चेतना में होकर वो काम करता है। तो सेल्फ कंट्रोल की पूरी जो हमारी यात्रा होती है, सामान्य तौर पर एक आदमी जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत कम है, उसका बिहेवियर कंपल्सिव बिहेवियर होता है। गुस्सा आया तो मार दिया, ठीक है, और खुशी हुआ तो गले लगा लिया, और समाज के दबाव में आकर के इच्छा नहीं भी कर रही तो भी सारे काम किए जा रहे हैं। तो वो आदमी कंपल्सिव बिहेवियर होता है। लेकिन जो आदमी आत्मनियंत्रित होता है, वह समाज की परवाह नहीं करता, अपने अंदर की आत्मा की आवाज सुनता है और निकल पड़ता है। वो जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और क्यों ये काम नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये पूरी यात्रा हमारी कंपल्सिव टू कॉन्शियस एक्शन की तरफ ले जाती है। तो सेल्फ कंट्रोल हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे की हम देखते हैं कि सेल्फ कंट्रोल हमारे व्यक्तिगत जीवन में और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे परिवर्तन लाता है। आशा है आप लोगों को आत्मनियंत्रण की बात समझ में आ गई होगी। सेल्फ कंट्रोल क्या है? सेल्फ कंट्रोल हमारे भावनाओं और विचारों का नियंत्रण करना है, और भावनाओं और विचारों को नियंत्रण करने के पश्चात हम जो कार्य करते हैं, उस समर्थ का नाम ही सेल्फ कंट्रोल है। अब इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट आता है, कंजर्वेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज। एक मनुष्य के पास कौन कौन से साधन होते हैं? साधन, उसके पास पैसा है, उसके पास समय है, उसके पास प्रतिभा है। तो यदि आपके पास आत्मनियंत्रण नहीं है, आप क्रोध में, गुस्से में किसी के ऊपर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो समय की बर्बादी होती है, आपका रिसोर्सेज बर्बाद, समय का बर्बाद होगा। मुकदमेबाजी में जाते हैं तो आपका पैसा बर्बाद होता है। तो यदि आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो आप अपने रिसोर्सेज को आप स्कैटर्ड करते हैं, आपके अंदर जो संसाधन है उसकी बर्बादी करते हैं। लेकिन इसका उल्टा, यदि आप सेल्फ कंट्रोल है, तो आप अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो समय हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे आपकी प्रतिभा हो, उसको आप कंजर्व करते, संरक्षित करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है वाइटल एनर्जी इंक्रीज। जो आदमी के अंदर सेल्फ कंट्रोल रहता है, जैसे लोभ, काम, क्रोध, इससे ऊपर नियंत्रण करता है, तो उसके प्राण ऊर्जा जो होती है वो बढ़ती रहती है, वाइटल एनर्जी। जैसे कहते हैं कि आपको जो जितने ब्रह्मचारी होता है वो सेल्फ कंट्रोल करता है, वाइटल एनर्जी उसकी आगे बढ़ी हुई रहती है। और जो ही जिसकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है, चाहे प्राणायाम करके, चाहे श्वास ग्रंथियों पर नियंत्रण करके, विचारों पर नियंत्रण करके, यदि वाइटल एनर्जी उसकी प्राण ऊर्जा जो बढ़ती है, तो उसके अंदर चेतना, अवेयरनेस भी बढ़ती है। जो अवेयरनेस बढ़ती है, और जो आदमी वही काम कर पाएगा जो चरित्रवान रहेगा। चरित्रवान आदमी ऐसा काम कर पाएगा, अपनी एनर्जी को कंजर्व कर पाएगा। और जब आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ती है, आपके अंदर वाइटल एनर्जी जब बढ़ती है, तो आपका विल पावर भी बढ़ता है, आपको दृढ़ इच्छा शक्ति भी बढ़ती है, ठीक है। और जब दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ती है, अवेयरनेस आपका बढ़ता है, जिसके माध्यम से आपके अंदर डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव करता है, निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। अब इसे ऐसे समझते हैं कि उदाहरण के माध्यम से, जब आदमी क्रोध में होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो आंधी पानी जब आता है अंधड़ चलता है। दिल्ली में, पंजाब में देखिए खूब अंधड़ चलता है, अंदर में पूरा आंधी आता रहता है, और कुछ देर के बाद से आंधी जब थम जाती है, तो डस्ट सेटल जाता है, तो साफ दिखाई पड़ता है, सड़क पर चलने वाले साफ दिखाई पड़ते रहते हैं। लेकिन जब अंधड़ आता है, तो आदमी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक यही स्थिति मानस पटल पर जब आदमी को क्रोध आता है तो होता है। क्रोध में आदमी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है, जैसे वो अंधड़ रहता है, तो वो मानसिक विचारों पर अंधड़ चलता रहता है, वो अच्छा बुरा कुछ नहीं दिख पाता है। और ऐसी स्थिति में जब अच्छा बुरा नहीं दिख पाता है, और उसका सेल्फ कंट्रोल बहुत कम रहता है, तो उसके जो निर्णय करने की क्षमता होती है वो कमजोर होती है। लेकिन इसके उल्टा, यदि आपके अंदर आत्मनियंत्रण है, तो आप अपने भावों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने विचारों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर निर्णय करने की क्षमता इंप्रूव करेगी। लीडरशिप क्वालिटी एनहेंस, आपके अंदर जो नेतृत्व करने की क्षमता है, उसमें भी आपकी वृद्धि होती है। एक्चुअली नेतृत्व कौशल क्या है? नेतृत्व कौशल क्या है कि हम दूसरे को समझते हुए, उसको उत्साहित करते हुए काम को संपादित कराना लीडरशिप कौशल के अंतर्गत आता है। तो अब एक लीडर जो अपने आप को नहीं समझता है, वो दूसरे को कैसे समझ सकता है, कैसे दूसरे को प्रोत्साहित कर सकता है। एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो जो डिसीजन ले रहा है, वो क्यों ले रहा है, वो समझे, और वो पहले अपने आप को समझे। और कोई भी मनुष्य जब तक उसको आत्मनियंत्रण नहीं हो सकता, वो अपने आप को समझ नहीं सकता है। इसलिए लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो आत्म कंट्रोल को, अपने आत्मनियंत्रण को विकसित करे, जिससे उसके अंदर अवेयरनेस बढ़े, और उससे डिसीजन मेकिंग, उसकी एबिलिटी उसके इम्प्रूव हो,
और इस कारण से वो दूसरे से काम लेने में सफल हो पाएगा। बेटर रोल फंक्शनिंग, चाहे हम परिवार के मुखिया हों, चाहे हम किसी फंक्शनल रोल दूसरे रोल में प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हों, जब हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी, विल पावर हमारा एनहांस करेगा, हमारा डिसीजन मेकिंग अच्छा रहेगा, तो निश्चित रूप से हम अपनी जिस भी भूमिका में काम करते हों, चाहे घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर हो, तो हम उस रोल को और अच्छी तरह से निभा पाएंगे। एक वर्ड आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जिसे कहते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिफिनेशन में देता हूं मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नथिंग एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स करने की हमारी जो क्षमता है उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में देखिए, स्क्रीन पर दिखा रहा है, रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारी जो जवाबदेही है, जो रिस्पॉन्स करने की जो हमारी एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो आत्मनिर्भर में वृद्धि होती है। और जब सारी चीज़ें हो जाए, आपको किसी समय में आपको रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी में वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से आपका करियर प्रॉस्पेक्ट बहुत बेटर रहेगा। तो चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में देखें आप, आपके लिए आत्मनियंत्रण हम सभी के लिए बहुत ही अनिवार्य फैक्टर है, आत्मनियंत्रण में वृद्धि करना। अब आगे देखते हैं, मैंने एक प्रश्न आपसे कहा था कि अवेयरनेस और वाइटल एनर्जी, इसको ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत पहले के प्रेजेंटेशन में ये ग्राफ आपको दिखाया था, पुनः आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं मैं, कि ये देखिए अवेयरनेस में जागरूकता की बात आती रहती है, जो अब इस एक्सिस पर इधर है, और इसे प्राण ऊर्जा है। तो आप इस ग्राफ में देखेंगे कि नीचे वाली जो ग्राफ है, जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे, इसको वाई एक्सिस कहते हैं अवेयरनेस वाले को। एक्स एक्सिस पर जो क्वांटिटी चेंज होती है उसको एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं, और जो इसके ऊपर डिपेंड करती है उसको वाई एक्सिस पर दिखाते हैं। अब वाटर एनर्जी देखिए, यहाँ जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो आपकी अंदर अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है, इसको लिनियर ग्राफ भी बोलते रहते हैं। तो वाटर एनर्जी यहाँ देखिए काफी बढ़ गई है, तो यहाँ पर ऊपर देखिए अवेयरनेस भी काफी बढ़ गया है। 4.5 के सामने देखिए यहाँ अवेयरनेस इधर है, और उसके नीचे भी आप जाएंगे तो नीचे 1.5 के लेवल पर आगे जाइएगा, तो आप यहाँ पर देखिए कि आपका वाइटल एनर्जी प्राण ऊर्जा भी बढ़ी हुई है। अर्थात जैसे जैसे हमारे शरीर के अंतर्गत चाहे मानसिक ऊर्जा हो, चाहे शारीरिक ऊर्जा हो, जब प्राण ऊर्जा के अंदर वृद्धि होती है तो हमारे अंदर अवेयरनेस भी होता है। ग्राफ यही बताता है, जो मैंने पीछे डिस्कस किया था उसको ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। दूसरा है कि आपका अवेयरनेस और परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कहा था अवेयरनेस से आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ती है, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है, ठीक है, विल पावर आपका बढ़ता है, तो परफॉर्मेंस इससे अफेक्टेड होता है। इसको दो ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो यहाँ अवेयरनेस है, अवेयरनेस आपकी जागरूकता है, और यहाँ हैप्पीनेस है, मनुष्य का जो खुश रहता है उसका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है, पॉजिटिव इमोशंस रहता है। तो आप जैसे जैसे आपके अपने बारे में आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में आपका अवेयरनेस बढ़ता जाता है, जागरूकता बढ़ती जाएगी, तो आप देखेंगे कि उसका हैप्पीनेस भी बढ़ता जा रहा है। इस तरह के ग्राफ को हम मैथमेटिक्स की भाषा में एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ का मतलब सीधी साधी भाषा में कहें तो बहुत तेजी से बढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए शुरू में अवेयरनेस जो है, जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है, बट यहाँ से जब आगे की बढ़ रही है, कर्सर को देखिएगा, जो कर्सर में मूव कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से जब आगे बढ़ रही है तो बहुत तेजी से हैप्पीनेस बढ़ रहा है, और हैप्पीनेस का परफॉर्मेंस सबका बढ़ेगा। जस्ट इसका उल्टा करके ग्राफ आपने दिखाया है कि वरी और अवेयरनेस में है। जब आदमी की आप जो अवेयरनेस बहुत कम रहता है, तो आदमी की चिंताएं बहुत ज्यादा रहती है। आज किसी बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसी समस्या क्यों हो रही है, क्या हो रही है, तो आप बहुत सारी चिंता करते हैं। लेकिन जैसे आपको जागरूकता होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बाद से आपकी वरी बहुत सारी कम हो जाती है। तो आप यहाँ देखिए इस ग्राफ में, आप देखिए यहाँ पर अवेयरनेस बहुत कम है, वरी बहुत ज्यादा है, बट जैसे जैसे अवेयरनेस आगे की तरफ बढ़ रहा है, आपकी चिंताएं आपकी कम होती जा रही हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि हमको अवेयरनेस को बढ़ाना है, तो उससे हमारा वरी कम होगा, और वरी कम होगा, हैप्पीनेस बढ़ेगा, और हैप्पीनेस बढ़ेगा तो हमारे परफॉर्मेंस भी बढ़ेंगे। इसलिए, और अवेयरनेस कैसे बढ़ेगा, अवेयरनेस हमारे वाइटल एनर्जी के बढ़ने के नाते प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, उसके नाते अवेयरनेस बढ़ेगा। और वाइटल एनर्जी कैसे बढ़ेगी, जब हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा, जब आत्मनियंत्रण होगा, तो वाइटल एनर्जी बढ़ेगी, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी तो जागरूकता आएगी, जागरूकता आएगी तो चिंताएं कम होगी, और हमारा खुशियां बढ़ेगी, उससे हमारा परफॉर्मेंस आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, सेल्फ कंट्रोल का जो डिस्कशन किया हमने। अब देखिए सेल्फ कंट्रोल से होता क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, आपके चरित्र का विकास होता है। अब समझेंगे कि चरित्र का विकास कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, हमारे जैसे ऋषि मुनियों ने कहा है, वेदांत में कहा जाता है कि हमारे मनुष्य के 6 दुश्मन हैं, जो ग्रेटेस्ट एनिमीज ऑफ मैन इज 6, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मोह।
तो यदि आप कामुकता की तरफ जाते हैं, तो यदि आप उसमें तरफ बढ़ जाते हैं, तो आप चरित्रहीनता हो जाएँगे। लेकिन आप आत्मनियंत्रण करते हैं, तो आप उसमें लोभ में नहीं आएँगे, कोई करप्शन नहीं करेंगे, कोई आप में वासना की चीज़ों में नहीं फँसेंगे, आत्मनियंत्रण रहेगा। तो आत्मनियंत्रण के माध्यम से आपके चरित्र में विकास होता है। यदि कोई मनुष्य के चरित्र में अपना विकास करना चाहता है, तो उसके लिए आत्मनियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है। और ज्यों ही आपका आत्मनियंत्रण बढ़ता है, आपके चरित्र में वृद्धि होती है, चरित्र का विकास होता है, और जैसे आपका चरित्र का विकास होगा, तो आपका विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होगा। ये किसी भी कमज़ोर जिसका भी कैरेक्टर चरित्र बहुत कमज़ोर है, उसका विल पावर भी बहुत कमज़ोर होगा। और जिसका चरित्र बहुत महान है, उसका विल पावर भी बहुत महान होता है, ठीक है? ग्रेट होता है, विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है। और जितना ही विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही हमारी सफलता भी अपने लक्ष्य को पाने में हम सफल होंगे। चाहे वो विद्यार्थी चाहे आईआईटी की तैयारी करता हो, चाहे मेडिकल की तैयारी करता हो, चाहे आईएएस की तैयारी करता हो, चाहे हम स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और विल पावर का इच्छा शक्ति का दृढ़ होना जो ज़रूरी है। जितना ही दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, उतना ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति होने के लिए हमारे पास चरित्र का विकास होना बहुत ज़रूरी है। और चरित्र का विकास होने के लिए हमें आत्मनियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात आत्मनियंत्रण ही वो कुंजी है, जिसके माध्यम से हम सफलता की राह को, अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अब आप एक उदाहरण लेना चाहेंगे कि आप सेल्फ कंट्रोल की कौन सी एग्जाम्पल है। आज शनिवार का दिन है, तो सबसे पहले मैं आत्मनियंत्रण का एग्जाम्पल अपने बजरंगबली को मानता हूँ मैं। बजरंगबली को क्यों मैं सेल्फ कंट्रोल का एग्जाम्पल मानता हूँ कि देखिए बजरंगबली के अंदर कोई अहंकार भाव नहीं था, बहुत भक्ति भाव था। अहंकार से भी आदमी बहुत विचलित होता है, वो भी एक हमारे कैरेक्टर की निशानी होती है कि कितना आपके अंदर अहंकार कम है। जितना ही कैरेक्टर का चरित्र का आपका डेवलपमेंट होता है, उतना ही आपके अंदर अहंकार के अंदर कमी आती है। एक चरित्रवान आदमी व्यक्ति का अहंकार ही बहुत कम की तरफ जाएगा और अपने अहंकार को बुला करके चरित्रवान बन सकता है। अब बजरंगबली को देखिए, आप हनुमान जी को देखिए कि कितने बड़े-बड़े काम किए उन्होंने और कितनी उनकी भक्ति प्रगाढ़ थी। और उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रामचंद्र जी का दास हूँ, भगवान राम का दास हूँ मैं और सेवक ही हूँ मैं। और और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरी ताकत उन्होंने किया, विल पावर का डेमोंस्ट्रेशन किया। दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एक और एग्जाम्पल है, आप भीष्म पितामह का एग्जाम्पल लीजिए। भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा किया था कि भाई कि मैं शादी नहीं करूंगा, राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा और जब चाहेंगे उसी समय मृत्यु जाएगी। कितना उनका कैरेक्टर चित्र स्ट्रांग था, कितना विल पावर इतना स्ट्रांग था। आत्मनियंत्रण के नाते उनके बहुत सारे लालच दिए गए, बहुत सारे राजगद्दी के लालच दिया गया जब उन्होंने प्रतिज्ञा किया था। बहुत सारे लुभावने दिए गए, भय दिखाया गया, बहुत सारी उनकी जिंदगी में चुनौतियां आई। ये सारी चुनौतियों को, चूंकि उनका आत्मनियंत्रण बहुत उच्च स्तर का था, इसलिए वो सारी चुनौतियों का मुकाबला कर पाए और भीष्म पितामह जब चाहे उसी समय वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तीसरा एग्जाम्पल मैं अपने गुरुदेव का लेता हूँ, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का लेता हूँ, जिनका मैं एक सौभाग्यशाली शिष्य हूँ मैं। आप उनके अंदर देखेंगे कि उनका विल पावर कितना स्ट्रांग था कि कितने सालों तक उन्होंने गाय जो गोबर करती है उसके अंदर जो जौ होता है उसको निकाल करके और दूध का जो दही का जो छाछ होता है उस पर उन्होंने सारे भोजन करते हुए गायत्री महामंत्र का पुष्टन किया। तो ये उनके आत्मनियंत्रण की ही कहानी थी, इसलिए वो सफल कर पाए, ठीक है। नहीं तो आम आदमी क्या होता है कि डायबिटीज का पेशेंट रहता है, सामने से खाने की चीज रहती है और तुरंत उसका कंट्रोल लूज हो जाता है और जो चीज नहीं खानी वो खा लेता है। एक शराबी है, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है, तो शराब की बोतलें आती है, फिर शराब की बोतल पीना शुरू कर देता है। तो ये 3 एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यदि आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, ज़िंदगी में महान बनना चाहते हैं, चाहे महान वैज्ञानिक हो, महान शिक्षक हो या आप समाज की तरफ बढ़ना चाहते हैं आप, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है कि आपके अंदर आत्मनियंत्रण आना चाहिए। अब तक हमने आत्मनियंत्रण के लाभ बताया, अब आपको बताते हैं कि आपको आत्मनियंत्रण लूज़ करने से क्या-क्या होता है। अभी लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल जब आपके अंदर नहीं होता है, तो सबसे पहले मनुष्य का व्यक्तित्व बिखर जाता है। उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है, उसके अपने ऊपर से अंतर खोज देता है, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और उसका चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, तो उसके पर्सनालिटी का बिखरा हुआ पर्सनालिटी रहेगा, फ्रेगमेंटेशन होगा ह्यूमन पर्सनालिटी का और इसके ऊपर अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो दूसरा, जब मनुष्य टूट जाता है तो मनुष्य से परिवार बनता है, तो परिवार भी बिखर जाता है। एक आदमी के आत्मनियंत्रण न करने की वजह से वो मुकदमे में फंसता है, अपराधी करता है या बहुत सारा दुष्कर्म करता है, उसकी वजह से पूरा परिवार बिखर जाता है। परिवार में बिखरा हुआ होता है,
जब परिवार बिखर जाता है तो पूरी सोसाइटी जो है बिखर जाती है, क्योंकि समाज जो है परिवार से मिलकर बना हुआ है, परिवार मनुष्य से मिलकर बना हुआ। तो परिवार की इकाई मनुष्य है। मनुष्य जब टूटता है, क्योंकि उसे अपना अपने ऊपर स्वयं का नियंत्रण नहीं होता है, तो उसका व्यक्तित्व टूट जाता है, उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो फैमिली भी टूट जाती है। और जब फैमिली टूट जाती है तो समाज भी पतन की राह पर चल बढ़ता है, और जब समाज टूटता है तो राष्ट्र भी टूटता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर आदमी अपनी तरफ सेल्फ कंट्रोल के एफर्ट करके, सेल्फ एफर्ट के माध्यम से अपनी कैपेबिलिटी को, अपने सामर्थ्य को आगे बढ़ाए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आप जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, आप इस बात से हम सभी सहमत हो गए कि आत्मनियंत्रण की हमारी जिंदगी में, चाहे आध्यात्मिक जीवन यात्रा हो, चाहे सांसारिक जीवन यात्रा हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन यात्रा हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल जीवन यात्रा हो, उसमें बहुत अति महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके दुष्परिणाम भी होते हैं जब आत्मनियंत्रण आदमी नहीं रहता है, आत्मनियंत्रण खो बैठता है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या उनसे ऐसे तरीके हैं, कौन सी ऐसी तकनीकी है जिसके माध्यम से हम आत्मनियंत्रण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका जो तकनीकी का जो आधार है, इसको मैं आपको साइंस के माध्यम से और लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वह दो तरीके होते हैं। एक तो हैंडलिंग द थॉट मैकेनिज्म, हमारे अंदर जो कि विचार जो प्रणाली होती है, जिसे मैंने आपको कहा था कि सेल्फ कंट्रोल की परिभाषित करते हुए विचारों एवं भावनाओं को नियंत्रण करने की सामर्थ्य का नाम ही सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण है। तो इसको अभी हम सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले हमें थॉट मैकेनिज्म, जो विचार की प्रणाली है, उसको हैंडल करना आना चाहिए। विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, विचार क्या है, विचारों को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, उसको हैंडल करना आना चाहिए। और दूसरा, इमोशंस, हमारी भावनाएं जो होती हैं, वह काउंटिंग नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशन से कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत हमारी होती है सेल्फ कंट्रोल में नेगेटिव इमोशन से होती है। तो नेगेटिव इमोशन का कैसे मुकाबला करें, हम दो दो चीजों को आधार मानते हुए हमने कुछ तकनीकी विकसित किया है। उस तकनीकी की आगे चर्चा करते हैं, जिसको मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी यदि इसको आप जीवन में अप्लाई करें तो सेल्फ कंट्रोल की तरफ आगे कदम बढ़ा सकते हैं। कहने का आशय ये नहीं कि मेरा मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत उच्चतम स्तर का है। मैंने अध्ययन किया, मैं अपने पर लागू कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत सफलता मिली है और आगे सफल होने की आशा करता हूँ मैं। इसलिए आप सभी प्रबुद्ध जनों से इसको शेयर कर रहा हूँ मैं। अब आते हैं, इसका पहला पॉइंट आता है हैंडलिंग द थॉट मैकेनिज्म, विचार प्रणाली को समझने की कैसे करें हम उसको। इसके जानने के लिए जरूरी है कि हम विचार के एनाटॉमी को समझें कि विचार की रचना किससे होती है। तो विचार मुख्यतः तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक आइडिया उसके अंदर होता है, उसके अंदर भावनाएं रहती हैं, और जो भावनाओं को हम एनर्जी देते हैं। जैसे हमारे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, लेकिन विचारों को ऊपर जब अपनी हम उसके ऊपर कॉन्शियसली सोचते हैं तो उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं। और उसमें और उसमें भावनाएं जुड़ जाती हैं तो वह थॉट का संरचना करता है। तो किसी भी विचार में ये तीन कंपोनेंट होते हैं, आइडिया, इमोशन और वाइटल एनर्जी। अब इसमें इमोशन जो आपका आता डोमिनेट यदि करता है तो उसको हम इमोशनल थॉट कहते हैं, और यदि आइडिया डोमिनेट करता है ज्यादा, इमोशन बहुत कम रखता है, तो उसको हम रेशनल थॉट कहते हैं। ठीक है। अब थॉट का विचार क्या होती है, जैसे चार्ज हम कहते हैं कि फिजिक्स में पढ़ते हैं, चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। उसी तरह से थॉट भी आपका पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। विचार पॉजिटिव और निगेटिव, इसका होने का मतलब क्या है, जो ऐसे विचार जो एक आदमी से दूसरे आदमी को जोड़ता है, वैसे विचार को पॉजिटिव विचार कहा जाता है। और एक ऐसा विचार जो एक आदमी से दूसरे आदमी से तोड़ता है, उससे हटाता है, वैसे विचार को हम निगेटिव विचार कहते हैं। जैसे कोई किसी से प्यार करता है, कोई किसी की प्रशंसा करता है, ठीक है, तो सारे सारे विचार, ऐसे विचार सारे उसके पॉजिटिव कहलाएंगे, क्योंकि एक आदमी से दूसरे आदमी को जोड़ता है। नहीं, कोई किसी से ईर्ष्या करता है, कोई किसी से द्वेष करता है, तो ये विचार निगेटिव कहलाएंगे, क्योंकि ये विचार एक दूसरे को तोड़ते हैं, एक दूसरे से अलगाव पैदा करते हैं। अब पूरा हमारा जो इफर्ट होना चाहिए कंट्रोल आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल के बढ़ाने के लिए, सारे प्रयास होने चाहिए कि निगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे उसको बदले हम। अब देखिए, अब माइंड में इसके पहले मैं देखा था, यहाँ पर आइडिया देखा था। आइडिया हमारे पास कैसे आता है, आइडिया कहाँ से जनरेट होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे मन के अंदर जो इनलेट्स है, जिसके माध्यम से मन के अंदर जो विचार जाते हैं, वो हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जाते हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आंख है, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच।
इनके माध्यम से जो कुछ भी हमारे मन को जाता है, वो हमारे मन को नियंत्रण करता है। तो यदि हम मन को नियंत्रण करना चाहते हैं, माइंड को नियंत्रण करना चाहते हैं, तो इसमें से जो आँखों के माध्यम से जो चीज़ देखते हैं, उसमें हमें हमें डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि आँखों से किन चीज़ों को देखें हम। क्योंकि जैसे आप देखेंगे, अच्छा चीज़ देखेंगे तो अच्छे विचार आएँगे, ठीक है? और बुरा चीज़ देखेंगे तो आपको बुरे विचार आएँगे। बुरी बात सुनेंगे तो बुरे विचार आएँगे, अच्छी बात सुनेंगे तो अच्छे विचार आएँगे। उसी तरह से स्मेल का, टेस्ट का, टच का, सबकी अपनी अलग-अलग भूमिका रहती है। और जैसे आपके विचार आते हैं, उसी तरह से आपकी एक्टिविटी होती है। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे, ऊपर एक लड़के का पिक्चर बना हुआ है जो हल लेकर जा रहा है। आप उसमें देखेंगे कि वो एक्टिविटी कर रहा है। जैसे आपके माइंड के अंदर ये सेंस ऑर्गन आए, सेंस ऑर्गन से आपके अंदर विचार जनरेट हुआ, विचार जनरेट से एक्टिविटी हुई। और जैसे आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म किया, तो आपकी स्मृति में चला गया। ये साइकिल ऐसे चलता रहता है आपका। वही स्मृति बाद में बीज रूप होकर के बाद में पौधे के रूप में, बाद में एक्शन के रूप में दोबारा आती है। तो इससे हम यदि इसको हम कंट्रोल, सेंसेस को यदि कंट्रोल कर सकते हैं, तो माइंड को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा और हमारा सेल्फ कंट्रोल काफ़ी आसान हो सकता है। आगे इसको देखते हैं। अब देखिए, हमारा जो परफॉर्मेंस है, रास्ते में मैंने कहा था कि जो पॉजिटिव, आप इसमें देखिएगा कि जो इसमें पॉजिटिव ऊपर जो ये ग्राफ दिखा रहा है, यहाँ परफॉर्मेंस मैंने लिखा है मनुष्य के। अब हमारे जो वर्क में परफॉर्मेंस जो रहता है और हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। ये ग्राफ आपके सामने जो रेड में ग्राफ दिखाया गया, ध्यान दीजिए, वो नेगेटिव है। जब आपके जब पॉजिटिव इमोशंस रहते हैं या पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, तो उस समय आपकी मन की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। और जब मन की स्थिति बहुत अच्छी रहती है, तो उस समय परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा रहता है। उस समय आप प्रसन्न चित्त करते हैं। ग्राफ ये हमें ये बताता है कि मनुष्य का मन बहुत चंचल है। मनुष्य का मन हमेशा बदलता रहता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ देखिए, कभी आपका मन बहुत ऊंचाइयों को छूता है, फिर मन कभी सामान्य स्थिति में न्यूट्रल हो जाता है, फिर कभी बहुत ऋणात्मक आता रहता है, फिर कुछ कुछ समय अंतराल के बाद से मन न्यूट्रल हो जाता है, फिर आगे बढ़ता रहता है। सुख और दुख, खुशियाँ और आप गम, इस तरह आते रहते हैं। इस हिसाब से हमारा मन चंचल होता रहता है। लेकिन यदि आप सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर है, तो चाहे खुशी आए चाहे दुख है, आपका आपका परफॉर्मेंस हमेशा एक समान रहेगा। तो होल इफर्ट, पूरा प्रयास अपना क्या है, इस ग्राफ के अंतर्गत जो है रेड साइन जो है नहीं आए, ठीक है। तो इसके तरीका क्या है कि हम हमेशा विचारों को पॉजिटिव रखें। अब टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल पर आते हैं कि तकनीक कौन कौन से तकनीकी है। इस तकनीक का जो सबसे पहला पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग ए पॉजिटिव माइंड। जब मन आपका पॉजिटिव रहेगा, तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी, उसको कंट्रोल करना बहुत आसान रहता है। शायद कोई मतलब बहुत खुशी में कुछ गड़बड़ कर दे, बट नॉर्मली आपका पॉजिटिव माइंड को कंट्रोल करना बहुत आसान रहता है। तो हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हम एक पॉजिटिव माइंड को कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपने से एफर्ट लगा करके। दूसरा है टेक्निक्स है चेंजिंग द हैबिट्स ऑफ थिंकिंग। आपने जो सोचने की जो हमारी आदतें बन गई हैं, उसको कैसे बदला जाए, और इसके आगे डिटेल में चर्चा करूंगा मैं। और तीसरी पॉइंट है, टेक्निक्स है कि ब्रिंगिंग इन द अपोजिट इमोशन, प्रतिपक्ष भावना, इसे योग सूत्र में कहा जाता है। तो अपोजिट इमोशंस लाने के हिसाब से सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। और तो चौथा पॉइंट, सीइंग द लार्ज पिक्चर, है ना। आप उसके लार्जर पिक्चर को देखें और डेवलपिंग द हैबिट ऑफ डूइंग गुड वर्क करने की आदत को डालें। और फिर मेडिटेशन। तो आपके 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टेक्निक्स हैं, जिसके आधार पर आप अपने को सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं। अब एक-एक करके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये आपके सेल्फ कंट्रोल की टेक्निक्स, एक-एक पॉइंट को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव माइंड को कैसे मैन्युफैक्चर करें हम। इसके लिए पहला चीज है, इसे मोस्टली चीज मैं पिछले प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था, उसी का आप रिपीटिशन मान सकते हैं। उसी को दूसरे कंटेक्स्ट में लिया मैंने। अप्रिशिएट ऑल दैट इज गुड इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छाई है, अच्छा है, तो उसको अप्रिशिएट करें, उसको समझने की कोशिश करें, उसकी प्रशंसा करें, हम उसको आत्मसात करें। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है। मैं आज जिंदा हूँ, मैं आज मैं स्वस्थ हूँ, मैं आज आपसे बातें कर रहा हूँ, इतना काफी है हमारे लिए, ठीक है। दूसरा चीज है कि आप जो जिंदगी में भगवान ने आपको दिया है, आप बी ग्रेटफुल एंड काउंट द ब्लेसिंग्स इन लाइफ। आप जिसके प्रति भी परिवार में जो भी माता पिता ने जिन्होंने पैदा किया, आपको पढ़ा लिखाया, ठीक है, उनके प्रति भी आप आभार व्यक्त करें।
एक थाली आती है, थाली में 15 लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, किसान का रहता है, सब कुछ रहता है, तो वो आप उससे करें आप। जो भी ईश्वर के प्रदत्त है, उसके प्रति आप आभार व्यक्त करते हुए करें आप। तो ऐसे आप आदतें डालते रहेंगे, तो आपका माइंड पॉजिटिव होता रहेगा। हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड विद ग्रीटिंग्स। जब हम हाथ जोड़ करके, हमारे यहाँ एक बड़ी संस्कृति में बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, सिर झुकाते हैं। चाहे वो छोटा, चाहे आपका वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, और चाहे किसी भी उम्र का हो, हम नमस्कार करते हैं और नमस्कार करते हुए उसको सिर झुका कर करते हैं। इसके करने के पीछे का दर्शन ये है कि हम सभी के अंदर आत्मा का दर्शन करते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश होती है, तो हम उसके बाह्य आकार को देखते हुए, आंतरिक गुणों को देखते हुए, आंतरिक उसको परमात्मा का अंश मानते हुए उसके प्रति नमस्कार करते, अपने अहंकार बुलाते हुए उसको हम नमस्कार करते हैं। कल्टिवेट द हैबिट ऑफ लविंग एंड शेयरिंग। हम ऐसे आत्मों का निर्माण करेंगे जिसमें कि आपका लविंग और शेयरिंग, जितना ही प्यार रहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है, 2 + 2 = 4, 2 - 2 = 0। लेकिन ये लव में और शेयरिंग में ऐसा नहीं होता है। प्यार जितना ही बांटते हैं, जितना ही खुशियों को शेयर करते हैं, उतना ही आपका बढ़ता है। तो इन आदतों का हमें निर्माण करना होगा। और इसमें जो है लविंग एंड शेयरिंग में मैं एक मंत्र पढ़ूंगा, मैं जो अक्सर गायत्री परिवार में और जगह भी पढ़ा जाता है, और बहुत अच्छा मंत्र है वह। शायद ये इनको क्या कहते हैं, वंदना दीदी को शायद मालूम होगा। जी भैया बताएं कौन सा मंत्र। हाँ, वो मंत्र इस तरह का है, मैं पढ़ दे रहा हूँ मैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। अब देखिए इसका जो है जो चौथा पॉइंट है, इससे परिप्रेक्ष्य में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो मंत्र है, ये मंत्र क्या बताता है। और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये मंत्र जो हम पढ़ते तो हैं, तो इसके महत्व को समझते कम है। ये मंत्र ये कहता है कि जो चेतना को हम ब्राह्मण कहते हैं, वो जो ब्राह्मण जो है वो पूर्णम है, वो कंप्लीट है। और ये संसार जो चेतना से, जो ब्राह्मण से जो निकला हुआ संसार है, वो भी पूर्ण है, ठीक है। और जो जो आपका जो पूर्ण ने पूर्ण को क्रिएट किया है, आदि पूर्ण में से पूर्ण को घटा दे तो फिर पूर्ण बचता है। मैं दोबारा इसको पढ़ रहा हूं मैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये ईशा उपनिषद का शांति मंत्र है, ठीक है। तो ईशा उपनिषद का शांति मंत्र में ये बात ही कहा जाता है कि ये आपकी जो लॉजिक है वह यहाँ काम नहीं करती है। यहाँ पर क्या है, जो चेतना है वो भी पूर्ण है, चेतना से निकला हुआ संसार भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को घटाएंगे तब वो पूर्ण मिलता है। तो वही बात हमारे लविंग एंड शेयरिंग में है। जितना आप प्यार देंगे उतना ही आपका प्यार बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 10 रुपया में से 10 रुपया दे दिए तब बस 0 रुपया बचा, ऐसा नहीं है। एक आदमी को प्यार दे, 10 आदमी को प्यार दे, 1000 लोगों को प्यार दे, प्यार आपका बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं। इसलिए हमें आदतों को, ऐसी आदतों का विकास करना पड़ेगा कि हम जिसके अंदर भी देखें उसके अंदर अच्छाई देखें और हैबिट ऑफ लविंग हम डेवलप करें। हैबिट का मतलब क्या होता है कि जिस बातों को बार बार करते हैं, जो स्वतः हो जाए, उसका नाम आदत होती है, जिसके लिए प्रयास नहीं करना पड़े। और ये हैबिट डेवलप करनी पड़ती है। तो यदि हम लविंग एंड शेयरिंग की हैबिट डेवलप कर लेंगे तो हम पॉजिटिव माइंड क्रिएट करेंगे, तो हम सेल्फ कंट्रोल की तरफ अच्छी तरह कदम बढ़ा सकते हैं। और आगे एक लास्ट पॉइंट है मैनिफेस्टिंग पॉजिटिव माइंड में, मेंटेन ए हाई लेवल एंगेजमेंट ऑफ द माइंड। आप अपने मन को ऊंचे स्तरों पर लेकर के आप एंगेज कीजिए, व्यस्त रखिए। छोटी छोटी चीजें में उलझाइए मत अपने आप को, जो है जैसे कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता है, और कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई कैलकुलस है, कोई डायनामिक्स का है, प्रॉब्लम से होता नहीं है, और उसे वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते करते बाद में उसको जब माइंड एंगेज रहता है, बाद में सॉल्यूशन मिलता है, तो उसको बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए हम जिंदगी में किसी चीज को पाने के जो बहुत संघर्ष करते हैं, और संघर्षों के बाद से जो रिजल्ट मिलता है उसे बहुत खुशी देता है। तो अपने मन को हमेशा आप ऊंचे स्तरों पर हमेशा एंगेज करे रखें, तो हमेशा आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। तो ये आपके 5 स्टेप बताए मैंने। इन 5 स्टेप को फॉलो करने से हम अपने जो पॉजिटिव माइंड का निर्माण कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल में जो दूसरा टेक्निक्स आता है, चेंजिंग द हैबिट्स ऑफ थिंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने सोचने की आदतों का हम क्या उसमें परिवर्तन लाए। अब ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे
ना सामान्य तौर पर सबकी आदत है क्या, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी की चुगली करना, दूसरे तीसरे आदमी के बैक बाइटिंग करना, पीछे करना अपना, किसी के बारे में नेगेटिव बातें ज़्यादा करना। अब इसको हैबिट को कैसे बदला जाए? अगर किसी के पास ऐसी हैबिट आ गई है तो कैसे बदला जाए? तो एक इसको तरीका साइकोलॉजिस्ट लोगों ने बताया कि इसको रिप्लेसमेंट टेक्निक कहते हैं। माने एक हैबिट को, एक बुरे हैबिट को अच्छे हैबिट से इसको बदलो आप। तो क्यों ऐसे बदलने की ज़रूरत क्यों होती है? हैबिट को मिटा क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि मन जो है एक आपका कंपोजिट नहीं है, एक समान नहीं है। मन भी टुकड़ों में बँटा रहता है। तो मन में 2 तरह के मन की बात करते हैं हम, एक लोअर माइंड होता है, छोटा मन, एक हायर माइंड ऊँचा मन। तो अभी क्या होता है कि एक मन आपका कहता है कि ये काम करें, अब ऐसा अनुभव किए होंगे आप लोग, और दूसरा मन कहता है ये काम मत करें। जैसे कोई गलत काम करने जाते हैं, एक का मन कहता है चलिए कर लेते हैं, कोई नहीं देखता है। और दूसरा क्या होता है कि एक मन कहता है नहीं-नहीं गलत काम है ना? ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो हमेशा मनों के अंदर विरोध चलता रहता है। तो अब जैसे एक आपकी हैबिट थिंकिंग हो गई है, उसको आप खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो मन आपका विरोध करेगा, मन टूट सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस हैबिट को दूसरे हैबिट से उसको हम रिप्लेसमेंट कर दें, ताकि उसके अंदर कोई ट्विस्टिंग उसके अंदर नहीं आए, है ना? तो आप रिप्लेसमेंट टेक्निक से अपना कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आप जिसको किसी की ड्रिंक की आदत पड़ती रहती है, चाहे कोई बात पड़ रहती है करने की रहती है, तो उसके लिए स्लोली-स्लोली धीरे-धीरे आप उसकी पॉजिटिव थिंकिंग उसको आप उस जैसे डॉक्टर क्या कहते हैं कम-कम पिलाते हैं, उसको कम पिलाते हैं, कम-कम देते हैं, कम देते रहते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि चलो किसी को कोई चीज़ पीने की आदत है, उसकी जगह पर दूसरा चीज़ पीने की आदत डाल दो। जैसे मान लो कि किसी को चाय पीने की आदत है, उसकी जगह पर आप काढ़ा पिलाना शुरू कर दो, काढ़ा दूध दूध पिलाना शुरू कर दो आप। तो हम एक टेक्निक को दूसरे टेक्निक से इसको हम रिप्लेसमेंट करके टेक्निक अपनाते हुए हैबिट्स को बदल सकते हैं हम। दूसरा पॉइंट है ब्रिंगिंग द अपोजिट इमोशन, प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना मतलब क्या है कि आप जैसे आग को आप पानी से बुझा सकते हो, आग को आग से नहीं बुझा सकते हो। तो आपके अंदर जो इमोशंस आ रहा है, उसके लिए आप उसका उल्टा इमोशंस लाइए। जैसे कि आपके अंदर क्रोध आ रहा है, तो क्रोध से आप क्रोध को प्यार से ले सकते हैं। तो अब इसमें करेंगे क्या कि जब आपके अंदर क्रोध आ रहा है, तो उस समय मुस्कुराने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है? आप ज ज ज़बरदस्ती उसको मुस्कुराने की कोशिश कीजिए आप। तो आप इसमें जो पॉज़िटिव इमोशंस आते हैं, जैसे कि मैंने रिफ्लेक्ट कर रखा मैत्री, जिसे इंग्लिश में फ्रेंडशिप कहते हैं, करुणा, कंपैशन, मुदिता, जॉय, उपेक्षा, इंडिफरेंस। तो हमें चाहे बाहर की परिस्थितियाँ कैसी भी रहें, ये परिस्थितियाँ हमारी हम केवल पॉज़िटिव रिएक्शन ही करेंगे, चाहे बाहर की परिस्थिति कुछ भी रहे। तो हमें डेलिबरेटली ये प्रयास करने के नाते से हम इसे कर सकते हैं और पॉज़िटिव इमोशंस ला करके कर सकते हैं, है ना? कुछ समय ऐसा रहेगा कि आप मित्रता दिखा सकते हैं, किसी में करुणा दिखाइए, किसी में जॉय कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो इंडिफरेंस हो जाइए, कोई रिएक्शन मत कीजिए आप। तीसरा पॉइंट है सीइंग द लार्जर पिक्चर। अब आप जब भी रिस्पॉन्स जब करते हैं कोई घटना के बारे में एक्शन के रूप में, बोलने के रूप में या एक्शन के रूप में, तो आप हमेशा बड़ी तस्वीरों को ध्यान में रखिए कि इससे अल्टीमेट क्या होगा। जैसे लिखा है गॉड्स द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी अंतिम परिणति क्या होगी। सामान्य तौर पर मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूँ, मैं देखा है कि गाँव में छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है। वो अंतिम परिणाम ध्यान में नहीं रखते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मारा-पीटी, फिर मुकदमे, केस चालू हो जाता है। और कभी भी उस बात का अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि इसका अंतिम परिणति क्या होगा। तो जब कोई भी आप एक्शन लेते हैं, तो उसकी अंतिम परिणति को ध्यान में रखते हुए आप एक्शन करें। ज्यों ही आप उसका अंतिम परिणति के बारे में सोचेंगे, आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिस्पॉन्स बदल जाएगा। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, हम कैसे करेंगे? इसके लिए ज़रूरी है वी नीड टू थिंक, रिफ्लेक्ट एंड देन एक्ट और स्पीक। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम सोचें, विचारें, चिंतन करें, मनन करें और उसके बाद काम करें। आवेश में आकर काम न करें, शांत दिमाग से सोचें, विचारें और उस विचारने के बाद से फिर कोई काम करें या आपको जो कुछ बोलना है उसको बोलें या कोई एक्शन करें। और जब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके समय अंतराल में प्रतिक्रियाओं में थोड़ा समय आएगा और थिंक, रिफ्लेक्ट और आपको एक्शन में थोड़ा देरी होगी, लेकिन वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा। तो सीइंग द लार्जर पिक्चर, आप जब भी काम करें तो आप बड़ी तस्वीर को जो अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेज है, अंतिम परिणाम को ध्यान में रखते हुए अपने रिस्पॉन्स को निर्धारित करें। डेवलपिंग द हैबिट ऑफ डूइंग गुड वर्क। चौथा है सेल्फ कंट्रोल करने के लिए क्या है कि एक अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम का मतलब सेवा भाव से काम कीजिए आप, है ना? तो क्यों अच्छे काम करें? अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है? अच्छा काम हमेशा एक दूसरे को जोड़ता है, बुरा काम क्या है, एक दूसरे को हटाता है। तो और अच्छे काम क्यों करें? अच्छे काम इसलिए करें कि हमारे मन के ऊपर जो है अच्छे इंप्रेशन, अच्छा प्रभाव डालता है, हमारे मन के ऊपर गुड इंप्रेशन डालता है।
और जैसे विचार आपके करुणा के विचार, प्यार के विचार, सेवा के विचार, आपके कैसे किसको बदल देंगे? क्रोध के विचार को, घृणा के विचार को, ईर्ष्या के विचारों से इसको आप बदल सकते हैं। और जो सेवा भाव आदमी करता है, तो उसमें क्या होता है, उसका अहंकार गलता है। आप देखिएगा कि सेवा करने वालों के अंदर आप कभी भी उनके अंदर डिप्रेशन नहीं आता है, अंदर अहंकार नहीं रहता है। और एक जो लास्ट पॉइंट है मेडिटेशन। ये ध्यान जो है, आप ध्यान के माध्यम से भी अपने को सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए ध्यान में क्या करने की बात है कि अपने थॉट्सों को विजुअलाइज़ कीजिए कि आपके विचार कहाँ से कहाँ कैसे प्रवाहित हो रहे हैं, और विचारों को रोकने का प्रयास कीजिए, कोई नेगेटिव विचार आ रहा तो। इन सारे तकनीकों को अपनाते हुए, एक-एक करके प्रैक्टिस करते हुए, हम अपने के सेल्फ कंट्रोल को, आत्म कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं। इसमें मेरा एक ही आग्रह रहेगा, एक साथ पाँचों टेक्निक रहने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ कुछ टेक्निक को शुरुआत में लागू कीजिए, और कुछ को जो है आप बाद में लागू कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ को पैरेलल भी चला सकते हैं, जैसे कि आप डेवलपिंग द हैबिट ऑफ डूइंग गुड वर्क, इसको कभी तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छे काम कीजिए, आप सामाजिक काम कीजिए, आप समाज के लिए काम कीजिए, तो आप ऐसे काम कर सकते हैं। और जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो लार्जर पिक्चर देखिए आप। मेडिटेशन दिन में हर कोई कर सकता है। इन सारे तरीकों को अपनाने के हिसाब से निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हम अपने आत्म-नियंत्रण की क्षमता में वृद्धि कर पाएँगे। अब मैं सारांश पर आता हूँ, समरी एंड कंक्लूजन निष्कर्ष निकालते हैं। हमने अब तक जो डिस्कशन किया, वो ये था कि आत्म-नियंत्रण की क्षमता हमारे जो यात्रा है, जीवन यात्रा है, उसके लिए बहुत आवश्यक अंग है। चाहे वो जीवन यात्रा व्यक्तिगत जीवन की हो, या व्यावसायिक जीवन की हो, या आध्यात्मिक जीवन की हो। किसी भी जीवन की यात्रा जो है, उसके लिए आत्म-नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सभी को अपनी आत्म-नियंत्रण की क्षमता का विकास करना चाहिए। और आत्म-नियंत्रण की क्षमता का विकास का आशय क्या है कि आपको जो विचार की जो प्रणाली है, और उस नेगेटिव इमोशंस आते हैं, उसको हमें मुकाबला करने के लिए उसको कैसे नियंत्रण करें, ये बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने थॉट मैकेनिज़्म को हैंडल करना जान गए, और नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना समझ गए, तो आत्म-नियंत्रण की राह आसान हो जाती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम पॉज़िटिव माइंड का जो टिप्स बताया मैंने, कि हम अपने माइंड को पॉज़िटिव मैन्युफैक्चर करें, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने सेल्फ कंट्रोल कर सकें। एक मनुष्य जिसका माइंड हमेशा नेगेटिव है, कभी भी आत्म-नियंत्रण नहीं कर सकता है। आत्म-नियंत्रण की प्राथमिक शर्त ये है कि वो हमेशा एफर्ट्स लगा कर माइंड को, मन को हमेशा पॉज़िटिव बनाए रखे। उसके बाद चेंजिंग द हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, हमारे जो सोचने की आदतें हैं, उसमें हमें रिप्लेसमेंट टेक्निक्स का सहारा लेते हुए हमें उसी आदतों को बदलना होगा। प्रतिपक्ष भावना का लेते हुए हमें जब क्रोध को प्यार से जीतना होगा, और इस तरह के सारे सारे वो काम करने होंगे। जो भी आपके जब क्रोध आए, क्रोध कंट्रोल करने का आप ज़बरदस्ती उसको उकसाने की कोशिश कीजिए। जब आपको कोई प्रतिक्रिया देनी हो, कुछ बोलना हो, कोई एक्शन करना हो, तो हमेशा आप लार्जर पिक्चर देख करके आप उसके अंतिम जो परिणाम होना है, उस अंतिम परिणाम को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी प्रतिक्रिया को, क्रिया को, रिस्पॉन्स को निर्धारित करें आप। और आप अच्छे काम, सामाजिक काम करने की आदत डालें, उससे अच्छे इंप्रेशन बनेंगे, उसका माइंड आपका पॉज़िटिव रहेगा, और उससे आपको मन को कंट्रोल करने में आसानी मिलेगी। और अंत में आपका ध्यान आता है, ध्यान के माध्यम से आप अपने को कंट्रोल करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अब क्यूरियोसिटी और रिव्यू के सेशन स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं कि आपकी क्या जिज्ञासाएँ हैं, और रिव्यू के लिए मैं आमंत्रित करूँगा मैं। पहले तो मिथिलेश भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सपोर्ट इतना करो। अच्छा आपने बताया हम सब के लिए, बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और एक एक पॉइंट वाइज, है ना। तो किन्हीं का भी कोई भी प्रश्न, यदि मन में शंका या कुछ आप बताना चाहते हैं, अपने तरफ से भी इसमें और कुछ जोड़ना चाहते हैं जो आपके मन के अंदर हो रहा है, तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके बोले, आगे आए। सभी का स्वागत। नरेंद्र भैया हैं, ऐशन तिवारी भैया हैं, मैं देख पा रही हूँ, निरंजन भाई हैं, सत्य भाई हैं, पुष्पा माँ हैं। किन्हीं को भी कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ना है, जरूरी नहीं है कि ज्ञान तो अथाह है, दीपमाला है ना। मधु दीदी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आज ही मैंने उनको गूगल मीट सिखाया किस तरह से करना है, तो वो देखिए जुड़ गई।
जी जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया। आज